नमस्कार, मैं उनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, उत्तराखंड से हमारे साथ महेश जी हैं, जो कि तमाम आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम सीधे चलेंगे एडिटर सूरज जी के पास और तमाम राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जो आज सुर्खियों में है, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जिस खबर का जिक्र हो रहा है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का। बिल्कुल। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव अब दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो कमला हैरिस हैं उनका ओबामा ने भी समर्थन कर दिया है। बिल्कुल। और जो बात चल रही थी कि पहले जो बाइडेन जो थे वो राष्ट्रपति की रेस में थे, और उनके और ट्रम्प के बीच में जो हार और जीत का अंतर था उसका परसेंटेज लगातार ज्यादा रहा है। लेकिन अब कमला हैरिस के मैदान में आ जाने से कमला हैरिस ट्रम्प से केवल 1 पॉइंट पीछे रह गई हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दे दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के रेस से हटने के बाद चौथे दिन बराक और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने कमला को फोन कॉल करके कहा कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। ओबामा दंपति ने कहा है कि कमला हैरिस अगली राष्ट्रपति बनेंगी। मिशेल ने कमला को कहा कि मुझे आप पर गर्व है। इसके जवाब में कमला हैरिस ने कहा कि थैंक्स आप दोनों को समर्थन देने के लिए। तो अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि कमला हैरिस को लगातार समर्थन मिल रहा है और ओबामा के समर्थन के बाद उनकी दावेदारी लगभग तय हो गई है बिल्कुल। और उनकी उम्मीदवारी भी तय हो गई है। दूसरी तरफ बात करूं कि कारगिल विजय दिवस पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है और उन्होंने आतंक के आकाओं को जो चेतावनी दी है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही थी, आतंकी हमले बढ़ रहे थे, कई जवान हमारे उसमें शहीद हुए हैं। उसको लेकर के उन्होंने निशाना साधा है कि पाकिस्तान हमेशा पराजित हुआ है, बिल्कुल। पर इतिहास से पाकिस्तान ने कुछ सीखा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और पड़ोसी देश पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी है कि पाकिस्तान आतंक और छद्म युद्ध से प्रासंगिक बने रहने के लिए जो कोशिश करता है, उसने जब भी दुस्साहस किया है उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है कि या तो रुक जाओ वरना रोक देंगे। इस तरह की जो बात सामने आ रही है कि अभी भी अगर नहीं संभले, यदि अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हमें कैसे शांत करना है ये आता है। इस तरह की चेतावनी भरे शब्दों में जो उन्होंने बारे उसको लेकर के तमाम सियासी गलियारों में भी चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहले भी बयान दिए हैं आतंक को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, तो उन सब चीजों को मद्देनजर यदि हम देखें तो अब ये जो बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं ऐसी जगह से बोल रहा हूं जहां से आतंक के आकाश सीधे मेरी आवाज सुन सकते हैं। बिल्कुल। मैं आतंक के सरपरस्तों को बताना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है कि अग्निवीर योजना को लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य जो है वो सेना को युवा बनाना है और विरोध यदि विपक्ष के द्वारा इसका किया जा रहा है तो यह जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक और बड़ी खबर है विश्व स्तर पर ही हम देखें कि पेरिस ओलंपिक का आगाज हो चुका है और पहली बार 85 नावों में 7,000 वहां पर आए हैं। शरत और सिंधु भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक का रंगारंग कार्यक्रम का आगाज भारतीय समय अनुसार यदि हम देखें तो कल रात 11 बजे हुआ है। ओलंपिक के 128 साल के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह में किसी स्टेडियम में नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक जितने भी ओलंपिक होते रहे हैं उनका उद्घाटन समारोह हमेशा स्टेडियम में हुआ, लेकिन यह स्टेडियम में नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है। पेरिस की सीन नदी के किनारे
यह उद्घाटन समारोह हुआ है जहां फ्रांसीसी संस्कृति की झलक देखने मिली और फ्रांसीसी संस्कृति वहां साकार होती। ऑस्ट्रेलियन ब्रिज में 85 नावों में सवार होकर के अलग-अलग देशों के 7,000 से ज्यादा एथलेटिक्स जो रहे हैं, वो एफिल टावर के सामने से गुजरे हैं। भारतीय दल के ध्वजवाहक स्टार शटलर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस स्टार शरत कमल रहे हैं, ध्वजवाहक रहे हैं, वो ध्वज लेकर के आगे चले हैं। हालांकि एक चीज और देखी गई थी कि उद्घाटन समारोह से पहले हिंसा की घटनाएं भी वहां सामने आई थी कि पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन में यदि हम देखें कि उद्घाटन से कुछ समय पहले फ्रांसीसी हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर बड़ा हमला हुआ है। कई जगहों पर केबल काट दी गई थी और आगजनी भी हुई थी। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार है जब आयोजन वाले शहर में उद्घाटन से पहले तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई हो। हालांकि भारत के प्रदर्शन को लेकर के पूरे भारतीय थे कि वहां से कई गोल्ड मेडल भारत को मिलने वाले हैं। बिल्कुल। तो पेरिस ओलंपिक का आगाज पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। जी। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि जैसे देखा जा रहा है, नीट यूजी को लेकर के लंबे समय से तमाम तरह की बातें चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद संशोधित रिजल्ट घोषित किया गया है और इस संशोधित रिजल्ट में 720 में से 720 अंक पाने वाले जो पहले 67 विद्यार्थी थे, उसमें से अब केवल 17 बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने जो नीट यूजी 2024 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया है और नए रिजल्ट में 720 में से 720 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या जो 61 है वो घट गई है और केवल 17 रह गई है। बिल्कुल। 105 राजस्थान के हैं और इन 5 में से 2 सीकर के और एक झुंझुनू, कोटा और जयपुर के विद्यार्थी हैं इसमें। तो नीट यूजी को लेकर के जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और एक आखिरी खबर पर मैं और बात करना चाहूंगा, मौसम से संबंधित यह खबर है क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के 10 जिलों में बाढ़ आई है, 24 घंटे में वहां 8 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में भी बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र में सेना बुलाई गई है और देश के 17 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया क्योंकि देश में मानसून सक्रिय है और कई पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार हो रही बारिश अब आफत बन गई है। वहीं राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में भी तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी मतलब आज के लिए 17 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पालघर और पुणे में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त वहां हो चुका है। पुणे में 57 साल बाद 114 मिलीमीटर बारिश हुई है। बचाव और राहत कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। बात करो दिल्ली की, तो दिल्ली में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव और भारी यातायात बाधित हुआ है। मौसम विज्ञान ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में अगले कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए अभी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 12 जिलों में बारिश और सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा में हुई। उत्तराखंड में बालगंगा नदी में बाढ़ आई है और टिहरी में भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ देखें कि कश्मीर में सूखा है। झेलम का जलस्तर घट चुका है। कश्मीर में लंबे समय तक सूखा और लगातार गर्म हवाओं के कारण जलाशय सूख गए हैं। कश्मीर में अधिकांश स्थानों पर छोटी नदियों और नहरें पूरी तरह सूख गई हैं और झेलम नदी का जलस्तर काफी कम हो गया है। बिल्कुल। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिनको लेकर के चर्चाएं बनी हुई हैं और महाराष्ट्र में जैसा मैंने बताया कि सेना बुलाई गई। 17 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जी जी निशा। बिल्कुल, तमाम मध्य प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास है? हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, मध्य प्रदेश में आज क्या बड़ी खबर है, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, एक खबर नर्मदापुरम की जो कलेक्टर है सोनिया मीणा, उनको लेकर ये खबर है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा को एक मामले की सुनवाई के दौरान न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई है बल्कि एडीएम डीके सिंह पर भी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि इनके लिए सब कुछ कलेक्टर साहब हो गए हैं, कलेक्टर के नाम चिट्ठी लेकर आते हो और कोर्ट में लहराते हैं। बिल्कुल। दरअसल हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम में जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर सोनिया मीणा को हाजिर होने को कहा था, लेकिन कलेक्टर ने खुद जाने के बजाय एडीएम के हाथों सीधे हाई कोर्ट जज के नाम एक चिट्ठी लिख दी और उसी के बाद जो जज है हाई कोर्ट के अहलुवालिया, वो नाराज हुए। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी अधिकारी अपनी बात सरकारी वकील के जरिए ही कोर्ट में रख सकता है, इस तरह सीधे जज को चिट्ठी नहीं भेज सकता। कोर्ट ने नर्मदापुरम कलेक्टर के इस रवैये पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। हाई कोर्ट के जो जस्टिस है जीएस अहलुवालिया, उन्होंने कहा कि आखिर क्यों निर्देश के बावजूद कलेक्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम कलेक्टर पर कार्रवाई को लेकर आदेश
सुरक्षित रखा है, जिस तरह से वहां पर कार्रवाई की बात की जा रही है। बिल्कुल। जस्टिस अहलूवालिया ने कलेक्टर की तरफ से लेटर लेकर आए एडीएम पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एडिशनल कलेक्टर है तो उसे लगता था कि मेरी कलेक्टर है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मजाक बनाकर रखा है। जब डिप्टी एडवोकेट जनरल कलेक्टर की तरफ से बात कर रहा है और वो पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का दिखा रहे हैं, तो इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर जो नर्मदापुरम की कलेक्टर है उन पर जब अब जो हाई कोर्ट के जज है वालिया वो कार्यवाही की बात कर रहे हैं और ये मामला अब सुर्खियों में है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ एक खबर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल ये सामने आई है। अब प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज का चक्कर नहीं लगाना होगा। ये प्राइवेट सेंटरों पर जाकर मुफ्त में सोनोग्राफी करा सकती हैं। भुगतान इसका सरकार करेगी। निजी केंद्रों पर जांच कराने वाली महिलाओं को ई-रूपी बार कोड दिया जाएगा। इसे स्कैनर करने के बाद केंद्र संचालक के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। 29 जुलाई से भोपाल के काटजू जो हॉस्पिटल है वहां से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हो रही है और इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। जी बिल्कुल। एक खबर जिस तरह से अग्निवीरों के लिए है, कारगिल विजय दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को मध्य प्रदेश में होने वाली पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण मिलेगा। हालांकि ये आरक्षण कितना और कब से मिलेगा इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। इससे पहले भाजपा शासित हरियाणा भी अग्निवीरों को आरक्षण की घोषणा कर चुका है। भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में जब कारगिल में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने सीएम डॉक्टर मोहन यादव गए थे, वहां पर उन्होंने इसका ऐलान किया है। जी बिल्कुल। एक खबर लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, नदी नाले उफान पर है, इससे जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने से फिर तेज बारिश हो रही है। आज से सुबह 7 बजे से और जो बारिश का दौर शुरू है, कई जिलों में शुरू हो चुका है। इससे पहले शुक्रवार को अगर हम बीते कल की बात करें तो प्रदेश के 18 जिलों में पानी गिरा और शनिवार की आज बात की जाए तो विदिशा, रायसेन, हरदा, बैतूल, जबलपुर और बालाघाट में भारी बारिश का दौर जारी है और यहाँ पर और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित 21 जिलों में तेज बारिश हो सकती है, ये भी मौसम केंद्र का अनुमान है। प्रदेश में 21 जून को मानसून की एंट्री हुई थी, तभी से बारिश का जो दौर है वो चल रहा है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में भारी बारिश हुई है। ऐसा ही मौसम अगले 2 दिन और बना रहेगा और जिस तरह से मौसम केंद्र के अनुसार कि मानसून ट्रफ लाइन प्रदेश के कुछ जिलों में होकर गुजर रही है, वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। इस वजह से प्रदेश में तेज बारिश आंधी का जो दौर है वो आगे 2 दिन और इसी तरह से जारी रहेगा। जी जी बिल्कुल, तमाम उत्तराखंड की अपडेट ले लेंगे। महेश जी, उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास दर्शकों के साथ साझा करें? निशा जी, मैं आपको बता दूं, कारगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। सैनिकों के लिए जो अभी तक शहीद परिवार को एक मुश्त जो 10 लाख रुपए दिए जाते थे, वो बढ़ा करके 50 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अब उनका कहना है कि ये जो शहीद परिवार है वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहेंगे। तो दूसरा, अग्निवीर को लेकर के बहुत बड़ी एक कल घोषणा मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर जो भी जवान यहाँ पर आएगा उसको सरकारी नौकरी यहाँ पर आते ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो समूह गृह में जो नौकरियां हैं उनको लेकर के एक विशेष व्यवस्था बना दी जाएगी ताकि अग्निवीर परेशान ना हो। तो दूसरा, उन्होंने कल शहीद परिवारों को ले कहा गया है कि यदि शहीद परिवार कोई किसी तरह की जो अप्लाई करता था, पहले 2 साल उसकी समय होती थी, अब वो 5 साल कर दी गई है। निशा जी, ये तीनों जो घोषणाएं हैं
बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शहीद परिवार देश की रक्षा करता है तो उसी तरीके से उसका सम्मान प्रदेश में होना चाहिए। कोई भी विभाग या कोई भी व्यक्ति उनकी यदि अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड में अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ है। उसमें यदि मैं बात करूं, सरस्वती मोरकुंड नदी यहाँ पर पड़ती है, वहां पर एक अस्थायी पुल बनाया गया था, वो पुल बह गया है, उससे 106 यात्री वहां फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ उन्हें रेस्क्यू करने में लगी हुई है। जी। तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार के पास जब एक मस्जिद को ढकने का प्रकरण प्रकाश में आया तो उसमें राजनीति गर्मा गई। उसमें कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, ये एक अच्छा संदेश नहीं है, ये समानता की बात नहीं है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर का कहना ये है कि देखिए, एक जब कंस्ट्रक्शन करता है कोई व्यक्ति तो भी ढक लेता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई विवाद हो जाए, इसलिए ये सुरक्षा की दृष्टि से कांवड़ यात्रा में कोई व्यवधान ना हो तो मस्जिद और जो मदरसे हैं उनको ढका गया है। तो उन्होंने अपने तरीके से ये एक बचाव पक्ष रखा है। तो साथ में बता दूं निशा जी, कल एक और जवान यहाँ शहीद हो गया है उत्तराखंड का। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के जो निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर चंद्रमोहन सिंह, पेट्रोलिंग की जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उसी वक्त यह हादसा हुआ और वो कल वहां पर शहीद हो गए। जी। आपको बता दूं कि यहाँ उत्तराखंड में 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है और तेज बारिश कल से ही चल रही है, अभी भी लगातार बारिश चल रही है। इससे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको छुट्टी कर दी गई है ताकि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। बच्चे जब सड़क पर आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां हो जाती हैं। जी, तो आपको बता दें कि निशा जी, एक हरिद्वार ऋषिकेश में जो गंगा का स्तर है वो बढ़ गया है और घाटों पर भी पानी बढ़ गया है। तो इसलिए वहां पर जो एसडीआरएफ है, स्थानीय पुलिस है, उन्होंने वहां पर जो स्नान करने वाले जो कांवड़िए हैं उन्हें मार्क कर दिया गया है कि वो इस नीचे से नीचे नहीं जाएंगे और लगातार वहां पेट्रोलियम बना दी गई है। यमुनोत्री में जानकी चट्टी के पास पानी का जो उफान है बहुत ज्यादा आ गया। वहां आसपास के जो घर हैं वो खाली करा दिए गए। एसडीआरएफ वहां पर लगी हुई है। अभी तक उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों ने 8 लाख की संख्या पार कर दी है। ये अपने आप में अभी तक का बहुत ज्यादा रिकॉर्ड रहा है। पिछली बार ऐसा नहीं था। इस बार कांवड़ यात्री मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि ये कारगिल दिवस में जैसे एक प्रकरण सामने आया है, जैसे ही कुछ व्यक्ति जब परिवार में कोई शहीद हो जाता है तो देश की सेवा के लिए नहीं जाते हैं। तो यहाँ एक परिवार ऐसा है, नरपाल सिंह का, उसने के जो बेटे हैं वो सेना में सेवा कर रहे हैं जी, और बिल्कुल। अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से उसके पिता ने वहां शहादत दी थी और वो भी उसी के तरीके से अपने वहां पर उनकी सेवा करेंगे। जी, बिल्कुल। तो साथ ही देहरादून, बागेश्वर में आज अलर्ट के दौरान सभी शिक्षण संस्थाएं बंद होने के साथ साथ एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई भी जो नले नाले हैं वहां पर से हट जाएं ताकि कोई परेशानी उन स्थानीय निवासियों को न रहे। जी, जी बिल्कुल। निशा। जी, बिल्कुल। तमाम उत्तर प्रदेश के अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सपा कार्यालय में जो है 28 जुलाई को एक बड़ी बैठक होनी है और विधायकों की बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव रहेंगे और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का हो सकता है इस बैठक में ऐलान। बैठक के बाद नाम पर भी लग सकती है अंतिम मोहर, क्योंकि 29 जुलाई से यूपी विधानसभा मंडल का सत्र शुरू होगा और ये सत्र जो है 5 दिनों का होगा। वहीं में ब्यूरोक्रेसी से खबर है कि उत्तर प्रदेश में 2 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। आईपीएस विवेक चंद्र यादव 2019 अपर पुलिस अधीक्षक डीजीपी मुख्यालय बनाए गए हैं और वहीं आईपीएस सुरेंद्र नाथ तिवारी को एसीपी गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया। जी। वहीं मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में यूपी पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रभारी सचिव संजय कुमार श्रीवास्तव को गबन और अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इन पर
गबन के आरोप और अनियमितताओं के आरोप लगे हुए हैं। वहीं मैं बात करूंगा कि लखनऊ में जो सड़कों से हटेंगे 804 अनफिट अनफिट जो वाहन है वो उनको हटाया जाएगा। लखनऊ के अनफिट वाहनों की सूची को तैयार किया गया है और गाड़ी मालिकों को जारी किया गया है नोटिस। अनफिट वाहनों में 30% 15 साल पुराने वाहन जो है स्कूलों में चल रहे हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं और बच्चे उसमें उनकी मौत भी हो जाती है और चोटिल भी हो जाते हैं। उसको लेकर शासन ने ये जो है आदेश जारी किया और अनफिट वाहन सड़क पर मिले तो बड़ी कार्रवाई होगी। वहीं मैं बात करूंगा कि शहर की समस्याओं से निपटने के लिए आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा है और एक मंच पर कई विभागों के जिम्मेदार अफसर होंगे। महापौर ने 10 विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई है और पुलिस आयुक्त रहेंगे उस बैठक में, मंडलायुक्त और सहित 10 विभागों के अफसर रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग जल निगम में ये बैठक संपन्न होगी और विशेष बैठक की रिपोर्ट शासन और मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। जी वहीं बिल्कुल। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश राजधानी में लखनऊ में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है निशा, और जिसकी वजह से दस्त व पेट दर्द से एक मरीज की बहुत मौत हो गई और कई जो मरीज हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि डायरिया लगातार जो है वो फैल रहा है। वहीं जी इंदिरा नगर के तकोही इलाके में व्यक्ति की मौत हुई है और सीएमओ ने जब जानकारी करनी चाहिए तो सीएमओ से मौत से इनकार कर दिया है कि कोई मौत नहीं हुई, जी जबकि बिल्कुल। इंदिरा नगर स्थित एक युवक की मौत हो गई। वहीं मैं बात करूंगा कि आज और रविवार को दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक और दिल्ली में सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक होनी है। आज से 2 दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली में रहेंगे और बिल्कुल। दोनों डिप्टी सीएम पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा अमित शाह से भी मिल सकते हैं, दोनों डिप्टी सीएम। वहीं संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम होगा। वहीं मैं निशा बात करूंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय से नगर पालिका की सफाई मशीन की बरामदगी के मामले में वरिष्ठ सपा नेता आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है और कोर्ट ने अभियुक्त अजहर खान की जमानत अर्जी को भी एक साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने आजम खान की जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह को सुनाया है और मामले के तथ्यों के अनुसार स्वार से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के करीबी सालिम और अनवार की निशानदेही पर रामपुर पुलिस ने 19 सितंबर 2022 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के परिसर से जी नगर पालिका की जो रोड क्लीनर मशीन और उसके कटे हुए पार्ट्स बरामद किए। जी बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता वाकर अली खान की तहरीर पर आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अनवार एवं सालिम के खिलाफ रामपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी जी जी और इस मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी जी खारिज ज्ञानी कर जी। दी। जी इसके बाद हाई कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई और मामले में नामजद 6 अभियुक्त अनवार और सालिम की जमानत मंजूर हो चुकी है। निशा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी जी, तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने प्रेस वार्ता में जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या कुछ खास था, मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास था, उत्तराखंड में क्या कुछ खास था, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास था, सभी कुछ जाना, तमाम बड़ी अपडेट जानी। प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।